चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे भुवनेश्वर में आयोजित डीजी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल। आज आखिरी दिन इसका है। इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा एनएस अजय डोभाल ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में साइबर अपराध, तटीय सुरक्षा और माओवादी गतिविधियों से निपटने को लेकर चर्चा की गई और इसके साथ ही आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा, नए आपराधिक कानून और नशीले पदार्थों से राष्ट्रीय सुरक्षा के कई महत्वपूर्ण घटकों पर भी मंथन किया गया। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी अब महाराष्ट्र की, क्योंकि नतीजे आए 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे का आधिकारिक ऐलान अब तक बाकी है। शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में 5 दिसंबर को शाम के 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा, यह भी तय हो चुका है। लेकिन महायुति सरकार में मंत्रालय बंटवारे को लेकर पेच अब भी फंसा है। जानकारी सूत्रों के मुताबिक यह है कि 3 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में दिल्ली से 2 ऑब्जर्वर मौजूद रहेंगे। विधायकों से चर्चा के बाद आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा, ये घोषणा हो जाएगी। महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे आज सतारा से मुंबई लौटे हैं। मुंबई लौटने से पहले उन्होंने सतारा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने पूरी तरह से समर्थन दिया है। पीएम मोदी और अमित शाह जो कहेंगे वो करेंगे। बीजेपी से कोई भी मुख्यमंत्री बने उससे मेरा समर्थन है, क्योंकि हमने जो जनता से कहा वो किया है। हमारे बीच समन्वय का कोई अभाव नहीं। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। सर, अपोजिशन की तरफ से सवाल ये उठ रहे हैं कि तारीख घोषित हो गई है, स्थल घोषित हो गया है, पर सीएम अभी तक घोषित नहीं किया। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना, विधानमंडल पक्ष की उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के अब हलचल तेज हो चुकी है और इसी बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले ही लड़ेगी और किसी भी पार्टी से उनका गठबंधन नहीं होगा। हरियाणा और महाराष्ट्र में इसके बाद केजरीवाल के इस ऐलान को विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए मुसीबत बढ़ाने वाला मान रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में भी ऐन वक्त पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ था और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा ही करने वाली है। देश जनतंत्र है और स्वाधीन देश है, सबको अपनी अपनी यात्रा निकालने का अधिकार है। सर, विधानसभा चुनावों की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया है। नरेश बालियान पर गैंगस्टर्स के साथ कनेक्शन का आरोप है, जिसका एक कथित ऑडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में नरेश बालियान की विदेश में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथ बातचीत का दावा किया जा रहा है। वायरल ऑडियो में दोनों के बीच में व्यापारियों से जबरन वसूली को लेकर बातचीत हो रही है। फिलहाल पुलिस ने नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उनसे अब पूछताछ की जा रही है। विदेश से संचालित संगठित अपराध का मूल उद्देश्य बेसिकली वित्तीय लाभ ही है। ऐसे में यदि अगर संगठित अपराध की कमर तोड़नी है तो इनके वित्तीय प्रबंधन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को अमल में लाना सबसे जरूरी है। इसी कड़ी में नरेश बालियान प्रथम दृष्टि में एक अहम किरदार दिखते हैं। अब अन्वेषण में नंदू की आवाज़ की पुष्टि की जा रही है और नरेश बालियान के नंदू के साथ की इस रिकॉर्डिंग से संबंधित एक्सटॉर्शन से आ रही उगाही के अलावा क्या और भी किसी तरह के संबंध हैं और गतिविधियों में किस तरह से संबंधित है, इसका पता लगाया जाना, जिसके लिए प्रोफेशनल अन्वेषण जारी है। आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने हमारे विधायक को गिरफ्तार किया है। नरेश बालियान गैंगस्टर कपिल सांगवान के विक्टिम हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस से इसकी शिकायत भी की और कार्रवाई की मांग भी की। नरेश बालियान ने पुलिस को बताया था कि गैंगस्टर उन्हें धमकियां दे रहा है। एमएलए नरेश बालियान कपिल सांगवान उर्फ नंदू का विक्टिम है। वहां से उनको इस तरह की कई धमकियां आई
और उन्होंने ये, मैंने एक ही चिट्ठी पढ़ी है, उन्होंने कई चिट्ठियां दिल्ली पुलिस को लिखी कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, मुझे लगातार धमकियां आ रही हैं। उस पे कार्रवाई करने की बजाय कल दिल्ली पुलिस ने नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर लोकसभा में बोलेंगे। इस दौरान एस जयशंकर चीन के मुद्दे पर सरकार की बात रखेंगे। इसके साथ ही चीन के साथ भारत के हालिया घटनाक्रम की भी जानकारी देंगे। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र जारी है, लेकिन कई मुद्दों को लेकर विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है। लिहाजा दोनों ही सदनों में कामकाज कम और शोर और सियासत ज्यादा हो रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर के हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश को बड़ी सौगातें भी देंगे। प्रधानमंत्री करनाल में महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करने वाले हैं। पीएम के दौरे को लेकर के प्रशासन ने सभी तैयारियां इस वक्त पूरी कर ली हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान केडीबी कार्यालय में मीटिंग और तीर्थों के विकास को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। मीटिंग से पहले उन्होंने फोटो प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 9 साल से कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मनाई जा रही है। पूरे विश्व की समस्याओं के समाधान की विरासत गीता है। धर्म और गीता में राहत देने वाली बात है। अब बात होगी हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म की, क्योंकि इस सेक्टर में बड़ा झटका जो लगा है। केंद्र ने स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत में 23 राज्यों को 3,296 करोड़ जारी किए, लेकिन इसमें हिमाचल प्रदेश का नाम है ही नहीं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने सोशल मीडिया अकाउंट पर 23 राज्यों के साथ जारी की धनराशि की डिटेल एक पोस्ट के जरिए शेयर की है। इस मामले में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र को 3 प्रपोजल्स भेजे गए, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। कमी कहां रही, हम इसे देखेंगे। इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर निशाना साधा। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम पहुंची। टीम के सदस्यों ने पूरे इलाके का मुआयना किया। सबसे पहले हिंसा प्रभावित जामा मस्जिद के बाहर का निरीक्षण किया और फिर मस्जिद के अंदर गए। काफी देर तक जांच करने के बाद टीम वापस लौट गई। अब बताया जा रहा है कि जांच आयोग की टीम मृतकों के परिजनों के भी बयान दर्ज करेगी। इसके लिए टीम दोबारा संभल आएगी। पोर्नोग्राफी मामले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों ने बताया है कि राज कुंद्रा को समन भेजा गया। समन में राज कुंद्रा को कल सुबह 11 बजे ईडी ऑफिस में हाजिर होने का आदेश दिया गया। आपको बता दें, 2 दिन पहले ही ईडी ने राज कुंद्रा के घर और उत्तर प्रदेश समेत मुंबई के 15 ठिकानों पर छापेमारी भी की। चलिए आगे बढ़ेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या की गिरावट को देखते हुए चिंता जताई। एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय है। जनसांख्यिकी नियम कहता है कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से कम नहीं होना चाहिए। आधुनिक जनसंख्या विज्ञान कहता है कि जब किसी समाज की जनसंख्या 2.1 से नीचे चली जाती है तो वो समाज दुनिया से नष्ट हो जाता है। वो समाज तब भी नष्ट हो जाता है जब कोई संकट नहीं होता। इस तरह से कई और भाषाएं समाज नष्ट हो गए हैं। जनसंख्या 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए। और वहीं जय शाह आईसीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। जय शाह ने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही उनका नाम अब एक खास उपलब्धि के तहत दर्ज हो चुका है। जय शाह सबसे कम उम्र में आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले पहले शख्स बन चुके हैं। उनकी मौजूदा उम्र महज 36 साल है। इस अहम पद से पहले वो बीसीसीआई के सचिव पद पर कार्यरत थे। जय शाह ने आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष ग्रेग बार्कले की जगह ली है। बार्कले न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि शाह देश की तरफ से अहम पद पर काबिज होने वाले 5वें शख्स हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अगरतला और कोलकाता के 2 अस्पतालों ने बांग्लादेशी नागरिकों के इलाज पर रोक लगाने का फैसला किया। शनिवार को अगरतला के आईएलएस अस्पताल ने घोषणा की है कि अब बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करेगा वो। दरअसल अस्पताल बांग्लादेशी मरीजों के लिए सुविधाजनक और किफायती होने के कारण काफी लोकप्रिय था। जानकारी के मुताबिक आईएलएस अस्पताल के मुख्य परिचालन अधिकारी गौतम हजारिका ने कहा कि हम बांग्लादेश के लोगों की मेडिकल सेवाएं निलंबित करने की मांग
का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। हमारे चेकपोस्ट और अस्पतालों में सहायता केंद्र आज से बंद कर दिए गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को कोलकाता के जे.एन. रे अस्पताल ने भी इसी तरह का फैसला लिया था। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाना अभी भी जारी है। कुछ दिन पहले इस्कॉन टेम्पल को बंद करवाया गया और इसके साथ एक ही दिन बाद इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया। बांग्लादेश इतने पर ही नहीं रुका, उससे एक दिन बाद चिन्मय कृष्ण दास समेत कई लोगों के अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया है और अब खबर है कि बांग्लादेश ने 2 और संतों को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों ही संत भी इस्कॉन से ही ताल्लुकात रखते हैं और उन्हें इस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो चिन्मय कृष्ण दास को खाना देने के लिए पहुंचे हुए थे। तो देखिए, कोलकाता इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त प्रार्थना चल रही है और हर कोई एकदम भक्तिमय है। दरअसल यहाँ पर ये प्रार्थना सभा रखी गई है चिन्मय कृष्ण दास को लेकर के और उनके साथ जो 2 संत गिरफ्तार हुए हैं उनकी रिहाई की मांग लगातार भारत की तरफ से हो रहा है और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उसको लेकर के चिंता भारत की तरफ से जाहिर की जा रही है। इसके साथ साथ इस समय कोलकाता इस्कॉन टेम्पल में भक्ति देख रहे हैं आप और ये प्रार्थना की जा रही है चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई को लेकर के, साथ में जो 2 संत हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है उनको लेकर और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के यहाँ पर प्रार्थना सभा का आयोजन कोलकाता के इस्कॉन टेम्पल में किया गया है। और देखिए, कई जगह पर आपने देखा भी प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं ताकि वहां पर हो रहे हिंदुओं पर जो अत्याचार है वो रुके। और अब बात करेंगे दिल्ली में पॉल्यूशन की, क्योंकि स्थिति में अभी कोई खास बदलाव नजर नहीं आ रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर अगर गौर करते हैं तो आज सुबह भी ये बेहद खराब श्रेणी में बना रहा। चाहे दिल्ली का आनंद विहार हो, इंडिया गेट हो या फिर भिकाजी कामा पैलेस हो, हर जगह कुछ हालात ऐसे ही हैं। शहर के ज्यादातर इलाकों में धुंध की परत नजर आ रही है। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में AQI बहुत खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिसंबर में अगर आज सुबह की आप बात करते हैं तो आनंद विहार में AQI 345 दर्ज किया गया। और चलिए आगे बढ़ते, एक बार फिर से बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम पर कोटा में डोडा तस्करों ने हमला बोल दिया। टीम से बचने के लिए तस्करों ने फुल स्पीड में बैक में पिकअप दौड़ाई। जिस गाड़ी में टीम बैठी हुई थी उसे करीब 10 फीट तक घसीटा गया। इसमें टीम का ड्राइवर घायल हो गया। हालांकि नारकोटिक्स की टीम ने बहादुरी दिखाई और 2 तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया, साथ ही पिकअप को भी कब्जे में लिया। टीम ने 911.540 किलो डोडा चूरा बरामद भी किया है। यह खबर पंजाब के जालंधर से, जहां मॉडल हाउस इलाके में बाइक सवार अज्ञात 10 से 12 बदमाशों ने एक निजी पैलेस में जमकर तोड़फोड़ की। बदमाशों ने बाहर खड़ी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उसके बाद घटना की जानकारी होते ही पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और अब इस मामले की जांच चल रही है। कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर निर्माणाधीन सुरंग का एक पूरा हिस्सा देर रात ढह गया और इस हादसे में मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा रामगंज मंडी के इलाके में बन रही टनल में हुआ है। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय मजदूर सुरंग में ब्रीफिंग कर रहे थे और इसी दौरान टनल का एक पूरा हिस्सा ढह जाता है। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल होता है। साथ ही मजदूरों ने दबे हुए मजदूरों को वहां से बाहर निकाला। सूचना पर पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए CHC में भर्ती करवाया गया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब बात होगी राजस्थान के भीलवाड़ा से खबर की, जहां पर आपको बता दें कि धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश की गई है। दरअसल रायला के चमनिया भैरवनाथ मंदिर परिसर में पशु का अवशेष मिला और उसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस घटना का विरोध विश्व हिंदू परिषद ने बाजार बंद किया। बाजार बंद के आह्वान के साथ प्रदर्शन यहां पर जमकर किया गया। और देखिए, बात होगी फेंगल तूफान की। पुडुचेरी में भारी बारिश इस वक्त हो रही है। IMD के मुताबिक 30 नवंबर को लैंडफॉल के बाद यहां पर फेंगल रुका हुआ है। अगले 3 घंटों में धीरे धीरे ये कमजोर हो जाएगा। फेंगल तूफान शनिवार शाम करीबन 5:30 बजे यहां पर पहुंचा और लैंडफॉल प्रोसेस रात 11:30 बजे तक चला।
इसका असर केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में भी नजर आ रहा है। वहीं चेन्नई में बारिश के कारण पानी भर गया। चेन्नई एयरपोर्ट से आधी रात के बाद उड़ानें शुरू हुई, लेकिन कई फ्लाइट्स अभी रद्द हो चुकी हैं, जबकि कुछ देरी से पहुंची। रिपोर्ट्स के मुताबिक तूफान के चलते 24 डोमेस्टिक फ्लाइट्स रद्द की गई। 26 इंटरनेशनल उड़ानें आने और जाने वाली दोनों में ही देरी हुई। चक्रवाती तूफान फेंगल के कारण हुई भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण चेन्नई के कई हिस्सों में जलभराव हो गया। सरकार और स्थानीय अधिकारी स्थिति से निपटने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। राहत उपायों की समीक्षा करने वाले उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि शहर में 334 स्थानों पर जलभराव की सूचना मिली है। चक्रवात फेंगल के कारण शहर में 9 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है। इस दौरान कई इलाकों में करंट लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने बाढ़ से निपटने के लिए हाइड्रोलिक मशीनों और अन्य उपकरणों से लैस 1700 श्रमिकों को तैनात कर दिया है।